हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी और जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 जो आपका 25 मई को आयोजित होने वाला है, उसके लिए हम लोग करंट अफेयर्स की पीटी 365 को कवर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट की ऐसी डिमांड्स आ रही थी कि सर, जैसे आप पहले क्लास कराते थे पीटी 365 की 2024 के लिए, 2023 के लिए, तो दोबारा उसकी पीटी 365 की क्लास को शुरू कर दीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन होती है या फिर ईयरली जो आती है, उसकी जो टर्म्स होते हैं, उसके जो टॉपिक होते हैं, उनकी जो क्रोनोलॉजी होती है, उसको समझने में प्रॉब्लम्स होती है। स्पेशली उन बच्चों को जिन्होंने कभी विजन की मैगजीन को या तो पढ़ा नहीं या फिर दिल्ली जैसे शहरों में रह के कोचिंग के बारे में जानकारी कम रखी है। सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो इसी चीज को ध्यान में रख के आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की पीटी 365, जिसमें आप देखोगे कि अभी इनका जो फर्स्ट वेरिएशन चल रहा है, जिसमें अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक का पूरा 6 महीने का करंट अफेयर्स इसमें शामिल है। और फिर इसके बाद आपका अप्रैल लास्ट तक जो सेकंड पार्ट आएगा, जिसमें नवंबर से लेकर अप्रैल तक का रहेगा, उसे भी हम लोग कवर करेंगे। तो चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स को देख लेते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। देखिए, आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी इसको कवर करेंगे। क्योंकि यहां से यूपीएससी क्या होता है, पिछले 5 से 6 सालों में आप देखोगे लगातार इसके क्वेश्चन के नंबर अटेम्प्ट बढ़ते जा रहे हैं। मतलब 3 से 4 प्रश्न डायरेक्टली यहां से पूछे जा रहे हैं बार बार। और ध्यान देना कि हम लोगों को करंट अफेयर्स मैगजीन में केवल करंट नहीं पढ़ना है, बल्कि इसके स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से तैयार करना है, जो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को लेकर होगा। चाहे फिर वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी हो, या फिर आपका प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग हो, या मुंबई इंटरबैंक जिसको हम मिफोर कह रहे हैं, या फिर जो सरप्लस वैल्यू ट्रांसफर हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, या फिर आपका जो ऋण जमा अनुपात है, ठीक है, डेट रेशियो जो होता है, इन सभी चीजों को हम लोग पूरी तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक को। और जिस तरीके से हम लोग पहले कवर करते थे, उसी तरीके से आज भी हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे, इसी तरीके से हाईलाइट करके। यहां पर पहला आपका टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा आपका बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, कि मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी को लॉन्च किया है, जारी किया है। उसमें क्या क्या चीजों के उपलब्धियों के बारे में बात की गई है और किस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी का इकोनॉमी पे इंपैक्ट होता है, उनको डिस्कस किया गया यहां पर। तो यहाँ पर जो टॉपिक है कि आरबीआई ने जो मौद्रिक नीति का जो संचरण होता है या फिर इसमें जो बदलाव होता है, उसके इंपॉर्टेंस जो होती है वो कैसे इकोनॉमी को प्रभावित करती है, यानी कि कैसे जो है कि उसमें बदलाव लेकर आती है। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि मौद्रिक नीति होती क्या, यानी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। देखा जाए तो इसको आरबीआई ने सबसे पहले 2016 में एक संशोधन करके इसको लॉन्च किया और इसको वैधानिक आधार दे दिया। यानी ये कहा कि जो हम देश की अर्थव्यवस्था है उसके आधार पे आरबीआई का जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए, जैसे आम पब्लिक को हर एक चीज इजीली एक्सेस भी हो सके और एक अफोर्डेबल प्राइस में एक्सेस हो सके। और इनका जो अध्ययन करने का जो पैटर्न होता है उसे मॉनेटरी पॉलिसी कह देते हैं। तो सिंपल सी बात है कि केंद्रीय बैंकों का एक कार्यवाहियों का एक समूह होता है, जिस प्रकार से वो सारे तमाम मेथड को यूज करके महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, जिसमें आप देखोगे कि मुद्रा की आपूर्ति को एडजस्ट करते हैं, जिससे आर्थिक समृद्धि और मूल्य की स्थिरता बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। यानी मार्केट में कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए, कितना जो है कि बाजार में पैसा होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपकी बढ़ती रहे, रोजगार भी लोगों को मिलता रहे, लोगों के पास आमदनी भी आती रहे, और साथ ही साथ उस आमदनी का प्रयोग करके वो मांग जो क्रिएट कर रहे हैं, डिमांड जो क्रिएट कर रहे हैं, उसकी सप्लाई होती रहे और किसी भी स्तर पर महंगाई को बढ़ने न दिया जाए। ये सब कुछ इसमें शामिल हो जाता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत। अगर आप इसमें देखोगे तो मुख्य रूप से क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के जो डिसीजन होते हैं, यानी जो इनकी जो कमेटी होती है जो डिसीजन लेती है, मुख्य रूप से वो क्या करते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं, मूल्य स्तर होते हैं, या समग्र अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ता है, जिसे हम लोग समष्टि या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी के रूप में भी देख सकते हैं। सबसे पहले इसको 2016 में दोस्तों आरबीआई एक्ट 1934, ध्यान देना कि जो आपके शेड्यूल बैंक्स होते हैं, यानी वाणिज्यिक बैंक होते हैं, अधिसूचित बैंक होते हैं, क्षेत्रीय बैंक होते हैं, इनमें अगर कोई भी प्रावधान चेंज करना होता है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का प्रयोग किया था, 1949 का। लेकिन अगर आरबीआई के ही स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंजेस करना होता है तो उसके लिए हम आरबीआई एक्ट 1934 का प्रयोग करते हैं, जिसके तहत 1935 में हमारा आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था। क्लियर है इस चीज को। तो 2016 में सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी को लॉन्च किया गया, या यूं कहें कि इसको एक लीगल राइट दे दिया गया, लीगल एक तरीके से इसको बेस कर दिया गया कि हाँ भाई, ये एक मॉनेटरी पॉलिसी है जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को कंसाइज करके
प्रयास करेगी देखने का आरबीआई के अंतर्गत। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि भाई आरबीआई ने सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी को कब इनॉग्रेट किया, तो 2016 कर दिया जाएगा। एक और बात कि आरबीआई आरबीआई के परामर्श पे हर 5 साल पर जो सीपीआई होता है, इट मींस कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे आधारित मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। देखो दो प्रकार की इंडेक्स होती है मुख्य रूप से, एक होता है डब्ल्यूपीआई दोस्तों होता है, और एक आपका होता है सीपीआई। डब्ल्यूपीआई का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसमें स्पेशली आप गुड्स को शामिल करते हैं, यानी वस्तुओं को शामिल करते हैं। तो ये जो कंपनी होती है, जो रिटेलर्स होते हैं या जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो होलसेल प्राइस होती है कि होलसेल का प्राइस कुछ अलग होता है, लेकिन कस्टमर तक जाते जाते उसमें सब्सिडी इंक्लूड हो गई, जीएसटी इंक्लूड हो गया, टैक्सेस इंक्लूड हो गए। तो यहाँ पे कंज्यूमर कितना जो है कि किसी चीज के लिए अफोर्ड कर रहा है, किसी चीज के लिए पेमेंट कर रहा है, इन सभी चीजों को ध्यान में रख के मुद्रास्फीति को निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, यहां पर एक चीज और समझते हैं कि आरबीआई का जो टारगेट है कि मार्च 2026 तक मुद्रास्फीति को 4% के आसपास नियंत्रित रखना है। हालांकि 2026 तक एक लॉन्ग टर्म इनकी पॉलिसी होती है, शुरू से ही चला आ रहा है, तो इस प्रकार से इसमें 2% का डेविएशन देखने को मिल सकता है कि इसमें एक छूट मिल जाएगी, जिसका मतलब हो गया कि 2% से लेकर 6% के बीच में इनको कंट्रोल करना होता है, जिसको 4+-2 के रूप में हम जानते हैं। लेकिन अभी क्या है कि आपने देखा होगा जुलाई 2024 के आसपास ये 8% से भी अधिक जा चुकी थी। इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी थी। हालांकि अभी भी महंगाई इस रेशियो के अंतर्गत नहीं है, 4+-2 में नहीं है, यानी 8-9% के आसपास महंगाई चल रही है। क्लियर है? आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए प्रीलिम्स में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए हम लोगों ने हैंड रिटन कंप्लीट शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, जिसको हम लोग तपस्या नोट्स के नाम से जानते हैं। ये एक तरीके से बेसिक अंडरस्टैंडिंग के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनकी आपको सिनॉप्सिस देखने को मिल जाती है इसमें। साथ ही साथ अगर आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए परेशान है कि 2025 का प्रीलिम्स देने के बाद मेंस के लिए कौन से हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, तो आप लक्ष्यभेद श्रेणी के साथ जा सकते हो हमारे, जिसमें जीएस 1, 2, 3, 4 पेपर पूरे दिए हुए हैं। हालांकि इनकी आपको डेमो भी मिल जाएगी, हमारे इस व्हाट्सएप टीम से आप कॉन्टैक्ट करोगे, सारी डिटेल्स वहां पर मिल जाएगी। चलिए टॉपिक पर दोबारा। तो यहां पर दोस्तों देखोगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में अगर हम बात करें तो ये मौद्रिक नीति के उपकरण क्या होते हैं। दो प्रकार के टूल्स होते हैं इसमें, दो प्रकार के टूल्स मतलब कि कुल मिला के मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई किन किन टूल्स का प्रयोग करती है। उसके जो दो टूल्स होते हैं, एक उसको हम लोग क्वांटिटेटिव कहते हैं और एक होता है आपका क्वालिटेटिव। अब यहां पर बात आती है कि सर मात्रात्मक किस प्रकार से काम करेगा और जो आपका गुणात्मक होता है वो किस प्रकार से काम करेगा। देखा जाए तो ये जो मात्रात्मक होता है दोस्तों, ये एक तरीके से बाध्यकारी नियम होते हैं, यानी जिन बैंकों के ऊपर इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है, या जो भी बैंक, जो कमर्शियल बैंक है, इन नियमों का अगर पालन नहीं कर रही है, तो आरबीआई उनके ऊपर पेनल्टी लगाती है, आरबीआई उनके लाइसेंस को भी रद्द कर सकती है। परंतु जहां पे गुणात्मक की बात करते हैं, क्वालिटेटिव की बात करते हैं, ये एक तरीके से अपील होता है, एक तरीके से निर्देश होते हैं, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं होते हैं। बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका पालन करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, दोनों कंडीशन होती है यहाँ पे। तो यहां पर अगर आप समझना चाहोगे मात्रात्मक में, तो देखो ये अप्रत्यक्ष रूप से इनकी नेचर होते हैं, जो सामान्यतः ऋण की जो मात्रा होती है ना, ऋण की मात्रा उसको निर्धारित करते हैं या उसको प्रभावित करने में इसका प्रयोग होता है। अर्थात बाजार में कोई व्यक्ति कितना ऋण ले सकता है, किस ब्याज दर पे लेगा, उसको सस्ता मिलेगा कि महंगा मिलेगा, पर्सनल लोन लेना है या हाउसिंग लोन लेना है या व्हीकल लोन लेना है, कार लोन लेना है, जो भी XYZ पर्सनल तरीके से लिया जाता है, तो उसमें क्या इंटरेस्ट होगा। अगर आपका इंटरेस्ट बैंक में जो है कि कम मिल रहा है, मतलब बैंक ने कहा कि हम आपको 6% इंटरेस्ट रेट पे 10 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं, तो इजीली व्यक्ति को लगेगा कि यार सस्ता लोन मिला है, आराम से ले लो। अगर वही बैंक क्या कहता है कि भैया हम आपको 12% पे लोन देंगे, तो हो सकता है कि लोग कम लेंगे। इट मींस कि ऋण की जो मात्रा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, जिसमें आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन आते हैं, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है आरबीआई के द्वारा। साथ ही साथ CRR आ जाता है इसमें, जो आपका कैश रिजर्व रेशियो होता है, जो कहीं ना कहीं 4.5% का होता है, और बैंकों को कहां जमा करना पड़ता है, आरबीआई के पास। उसी में एक SLR होता है, जो आरबीआई के पास तो नहीं रखना होता है, बल्कि बैंक अपने आप पास ही रखता है, जो सामान्यतः वर्तमान में 18% संचालित हो रहा है, 18% के। इस पे इनको ब्याज भी मिल जाता है बैंकों को। इसी तरीके से रेपो रेट हो गई, रिवर्स रेपो रेट हो गई, ये सभी मेथड जो होते हैं वो कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं, इनको प्रयोग करना पड़ता है। अगर आप इसको प्रयोग नहीं कर रहे होते तो कहीं ना कहीं इस पे पेनाल्टी या इन सब चीजों को आरबीआई देखती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि गुणात्मक उपकरण क्या होते हैं, क्वालिटेटिव
टूल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे चयनात्मक उपकरण कहा जाता है इन्हें, यानी चयन करने के आधार पर बैंकों के ऊपर निर्भर करता है कि बैंक किन पैटर्न को चयन करना चाहते हैं, किन को नहीं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि ऋण के वितरण यानी ऋण की मात्रा के साथ साथ इसकी दिशा को भी नियंत्रित किया जाता है कि जो बैंक हैं वो किस सेक्टर को ऋण देना चाहेंगी या किस सेक्टर को ऋण देना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ऋण की राशनिंग हो जाती है, उपभोग के उद्देश्य के लिए ऋण का विनियमन किया जाता है, मार्जिन आवश्यकताओं में बदलाव होता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई, नैतिक दबाव, ये सभी पैटर्न इसमें शामिल किए जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये आप हमारे तपस्या नोट्स की सीरीज में इकोनॉमी को देख रहे हैं, तो इसमें मैंने सिनॉप्सिस बना रखी है कि किस तरीके से आरबीआई काम करता है, सेंट्रल बैंक के रूप में किस तरीके से काम करेगा या फिर एक डेवलपमेंट बैंक के रूप में कैसे काम करता है, इसकी मॉनेटरी पॉलिसी की क्या स्ट्रक्चर होती है, किस तरीके से ये फ्रेमिंग करते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो रेपो रेट होती है मौद्रिक नीति की, सस्ती है कि आपकी कठोर मौद्रिक नीति है, उसके क्या इंपैक्ट पड़ते हैं, इनमें कौन कौन से टूल्स होते हैं जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, एमएसएफ रेट, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं। फिर ये चयनात्मक होते हैं, इसमें मार्जिन, सीमांत, शाख राशनिंग, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई, ये सभी चीजें मैंने इसमें डिस्कस की है बहुत ही इन शॉर्ट करके, और इसकी क्लासेस भी काफी हद तक मैंने कराई हैं, लगभग 9 से 10 क्लास, और फिर इनको मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। ये पूरी चीजें आपको वहां पे देखने को मिल जाती है। अब जैसे सीआरआर के बारे में केवल इतना ही आपको जान लेना है, एसएलआर के बारे में यहीं से प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा यूपीएससी के लिए। तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्चुअल सिनॉप्सिस मैंने पूरी तैयार कर रखी है। तो जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें मैंने नोट्स में कंपाइल की हैं। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमेशा बनता है और खासकर इसी भाषा में बनता है जिसको आप सामने देख रहे हो और अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो। कई बार यूपीएससी वर्ड यूज करता है एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी अर्थात विस्तारक, और एक बार यूज करता है कॉन्ट्रैक्शनरी अर्थात कि संकुचनकारी। अब यहां पे क्या होता है कि जस्ट अपोजिट टर्म्स होती है। तो एक तरीके से आप इसमें ये देखोगे कि ब्याज दरों को जब वो कम कर रहा है तो विस्तारक हो रहा है और इससे ऋण लेना आसान हो जाता है, सस्ता हो जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति या व्यवसायी अधिक मात्रा में ऋण ले सकता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैंने अभी बताया कि 6% पे अगर आपको लोन मिल रहा है तो आप ज्यादा लोन लोगे, 12% पे मिलेगा तो आप कम लोगे। लेकिन कई बार होता है कि एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर विस्तारक का तो मतलब हमें लगा कि जो ऋण होती है, ऋण की जो दरें होती है उसको विस्तारित कर दिया गया, यानी कि उसको सस्ता कर दिया गया, ठीक है, या फिर उसको बढ़ा दिया गया, मतलब बढ़ा देने का मतलब ज्यादा कर दिया गया। तो आपको ये नहीं दिमाग में रखना है, सिंपल सी बात है कि जो मनी सप्लाई होता है ना, मुद्रा की आपूर्ति, उसको अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करके देखते हो कनेक्ट करके कि भैया विस्तारक का मतलब क्या होता है, पैसे में विस्तार करना, अर्थात कि बाजार में जो है कि पैसे को अधिक से अधिक लाया जाए। और वो कब आ सकता है, जब कहीं ना कहीं ब्याज की दरें कम कर दी जाएंगी, तभी अधिक से अधिक पैसा आ सकेगा बाजार में। और अगर आप संकुचनकारी की बात करोगे तो इसे आप पढ़ सकते हो कि पैसों में कमी करना, यानी कि मनी सप्लाई में कमी लाना। और ये कब हो सकता है, जब मॉनेटरी पॉलिसी की जो ब्याज दरें हैं वो सामान्यतः अधिक हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी की जो ब्याज दर है वो अधिक हो जाए, महंगा हो जाए लोन, जिसकी वजह से पैसे में कमी आ सकती है। तो यहां पर आप क्या है कि संकुचनकारी और विस्तारक का जो अर्थ है वो मनी सप्लाई से अगर आप कनेक्ट करोगे तो आप इंटरेस्ट रेट में उलझोगे नहीं, आराम से उसको कनेक्ट कर पाओगे। तो क्या क्या परिणाम निकलेंगे कि अगर हम विस्तारक मॉनेटरी पॉलिसी अपनाते हैं, अर्थात हमें मार्केट सप्लाई अधिक करनी है, मार्केट में मनी की सप्लाई, तो हम क्या करेंगे, ब्याज की दरों को कम करेंगे, ऋण लेना सस्ता हो जाएगा, अधिक व्यवसायी क्या करेंगे, व्यक्ति और व्यवसायी अधिक से अधिक ऋण ले सकेंगे। साथ ही साथ बाजार में तरलता की मांग बढ़ जाएगी, यानी कि तरलता आसानी से एक्सेस हो जाएगी और लोगों के पास क्या होगा, जब पैसा अधिक होगा तो कहीं ना कहीं डिमांड करेंगे और जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप होगी। क्योंकि डिमांड करने के बाद आपको सप्लाई भी तो करनी है, और सप्लाई करने के लिए आप क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे, और प्रोडक्शन के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक श्रमिक 8 से 10 घंटे ही काम कर सकता है और हमें श्रमिकों की संख्या ज्यादा चाहिए क्योंकि हमें सप्लाई ज्यादा करनी है। सप्लाई क्यों ज्यादा करनी है, क्योंकि लोगों की डिमांड आ रही है, बार बार चीजों को खरीदने के लिए। डिमांड क्यों आ रही है, क्योंकि लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, सस्ते दरों पे आ रहे हैं। तो ये पूरा एक क्रोनोलॉजी होता है जो इकोनॉमी को बहुत अच्छे से संचालित करता है। समझ में आ गया। अब यहां पे जो आरबीआई है वो क्या क्या प्रयोग कर सकता है, एक तो ओपन मार्केट ऑपरेशन की बाजार से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है, दूसरा सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सभी को क्या करता है, वो कम कर देता है। क्या करता है दोस्तों, कम कर देता है। अब एक और बात समझिए कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, जिसका मतलब है कि सरकारी प्रतिभूतियों को या तो खरीदा जाए या तो बेचा जाए। हालांकि आरबीआई के द्वारा क्या किया था, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा जाता है, लेकिन आप डायरेक्ट आरबीआई से नहीं खरीदते, बल्कि अपनी जो रीजनल बैंक होती है, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, कोई भी
उनके माध्यम से आप खरीदते हो, तो आरबीआई क्या करती है, इन छोटे छोटे बैंकों को बेच देती है और बदले में पैसा ले लेती है, या फिर इन छोटे बैंकों से खरीद लेती है और बदले में इन्हें पैसा दे देती है। फिर इन छोटी बैंकों से हम आम पब्लिक क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदते हैं। तो भैया अगर मार्केट में आरबीआई चाहता है कि हमें पैसा अधिक से अधिक फ्लो करना है, तो फ्लो करने के लिए वो क्या करेगा, सारी की सारी सिक्योरिटीज क्या है, छोटे छोटे बैंकों से खरीद लेगा, बदले में आरबीआई क्या करेगा, इन्हें पैसा दे देगा। और जब बैंकों के पास पैसा पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं वो लोन के रूप में कन्वर्ट करके आम पब्लिक यानी मार्केट तक इजीली ड्रॉप करा देंगे। तो ये पूरा पैटर्न आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ इसी तरीके से जस्ट इसका अपोजिट करोगे कि पैसों में कमी करनी है, इट मींस कि ब्याज दरों को बढ़ा दीजिए, ताकि मार्केट में क्या है कि ऋण लेना महंगा हो जाएगा, जिससे तरलता, मुद्रा आपूर्ति, समग्र उपभोग स्तर, मुद्रास्फीति, निवेश, उत्पादन, कैपिटल स्टॉक आदि में गिरावट देखने को मिलेगी। भाई लिक्विडिटी में गिरावट आएगी, मनी सप्लाई में गिरावट आएगी, उपभोग करने के स्तर में गिरावट आएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसे कम पहुंचेंगे, क्योंकि लोग क्या करेंगे, ऋण को कम लेंगे। और जब ऋण कम लेंगे तो बेरोजगारी दर में वृद्धि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब व्यवसायी कोई भी ऋण नहीं लेगा तो प्रोडक्शन कहां से होगा? जब लोग डिमांड ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा, और जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे मजदूरों की क्या की जाएगी, छटनी कर दी जाएगी, वो बेरोजगार हो जाएंगे और बेरोजगारी की वृद्धि दर बढ़ने लगेगी। और ऐसे में एक और तरीका अपनाती है आरबीआई कि खुला बाजार परिचालन में बाजार से क्या करता है, सरकारी प्रतिभूतियों को बेच देता है, यानी छोटे छोटे बैंकों को बेचता है, और बैंक जो पैसा आम पब्लिक को दे सकते थे वो उठा के कहां दे रहे हैं, आरबीआई को दे रहे हैं। तो इस वजह से बैंक रेट में क्या होती है, ग्रोथ कर दी जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये टॉपिक पूरा आपने समझ लिया होगा, और मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिक टर्म्स को आपको समझना जरूरी है, जिसको मैंने सिनॉप्सिस में भी तैयार किया था। देखिए, केंद्र सरकार को यह अधिकार होता है कि वो आरबीआई एक्ट 1934 एक्ट का प्रयोग करके क्या करेगा, एनपीसी को गठित करने का अधिकार है। अब यहीं पे यूपीएससी आपको ट्रैप देगी। क्या ट्रैप फंसाएगी कि क्या आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी का गठन किया जाता है? तो बस यहीं पे गलती हो जाएगी आपसे, क्योंकि आरबीआई को अथॉरिटी नहीं है दोस्तों। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी पे बैठक कर सकता है, आरबीआई का जो गवर्नर होते हैं वो उस पर कास्टिंग वोट दे सकते हैं, निर्णायक वोट दे सकते हैं, लेकिन उसका गठन करने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। तो ये एक ट्रैप हो सकता है आपके लिए यूपीएससी का, और यहां पर आप फंस सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि इसको गठित करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि मूल्य की स्थिरता बनाए रखना, अर्थात इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया जाता है ताकि महंगाई कंट्रोल की जा सके। और ये एक 6 सदस्यीय समिति होती है, जिसमें आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में जो गवर्नर वो संजय मल्होत्रा जी हैं, क्योंकि शक्तिकांत दास जी रिटायर हो चुके हैं। और इसमें 5 जो अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें 2 सदस्य आरबीआई देता है और 3 सदस्य केंद्र सरकार के। तो एज लाइक 3+3 समझ लीजिए, क्योंकि जो 3 आरबीआई के हैं दोस्तों, इसमें 2 तो कॉमन सदस्य हो गए और एक आपके आरबीआई गवर्नर खुद इसमें शामिल हो गए। तो 3 गवर्नमेंट के हो गए और 3 आरबीआई के हो गए। एक वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक होनी अवश्य होती है, इसीलिए 2-2 महीने के हिसाब से भी ये लोग बैठक करते हैं। साथ ही साथ इसमें जो आरबीआई का जो गवर्नर होता है, सभी सदस्यों के पास एक एक वोट होता है। मान लीजिए कि 3 वोट आरबीआई की तरफ से पड़ गए और 3 वोट सरकार की तरफ से पड़ गए, किसी भी डिसीजन पे हम पहुंच नहीं पाए, डिसीजन क्या हो गया, टाई हो गया। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई का गवर्नर एक कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है, निर्णायक मत का प्रयोग, कि सरकार के व्यक्ति सही है कि आरबीआई के सदस्य सही है, और यहां पर वो जिस भी फेवर में निर्णय देगा वही जो है कि मान्य हो जाता है। और इसमें बैठक करने के लिए मिनिमम 4 मेंबर्स जरूरी है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक था, लेकिन यहां से प्रश्न कई बार यूपीएससी पूछ रही है, इस बार भी पूछने की पूरी उसकी संभावना रहेगी। तो जो बेसिक यहाँ पे जानकारी थी वो तो मैंने आपको डिस्कस कर दी है, लेकिन अगर आप और भी डिटेल से इसको जानना चाहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, बैंकिंग सिस्टम के बारे में, तो मेरी तपस्या नोट्स की सिनॉप्सिस सीरीज के साथ जा सकते हो, उसकी पीडीएफ को परचेस कर सकते हो और उससे पढ़ सकते हो। आगे चलते हम लोग। रेपो रेट के साथ साथ एक परिवर्तनीय रेपो रेट भी एक होता है, वेरिएबल रेपो रेट। वैसे तो ये कोई खास टॉपिक नहीं है, बस इतना सा आपको जानना है कि सामान्यतः जो रेपो दर होती है, रेपो रेट, अर्थात जिसपे क्या होता है, बैंक जब आरबीआई से लोन लेते हैं, यानी एक तरीके से पैसा लेते हैं ना, तो बदले में जो ब्याज चुकाते हैं उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। लेकिन कई बार होता है कि आरबीआई को लगता है कि बाजार में पैसे की कमी है और मुझे बाजार में पैसे को अधिक से अधिक पहुंचाना है, यानी कि लिक्विडिटी को सरप्लस करना है, सप्लाई करना है। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि रेपो रेट को अगर वो कम करता भी है ना, सस्ता लोन भी देता है, फिर भी बहुत सारे बैंक क्या करते हैं, आरबीआई से पैसा लेते ही नहीं, कहते भैया हमारे पास पहले से ही बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो इन तरीकों का प्रयोग करता है आरबीआई, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि तरलता की कमी को दूर करने के लिए अभी आरबीआई ने वेरिएबल रेपो रेट यानी परिवर्तनीय रेपो दर को
इसके तहत बैंकों को 25,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया गया। कितने? 25,000। सामान्यतः देखा जाए तो ये जो रेपो रेट होती है ना, उससे कम ही होता है, अर्थात रिवर्स रेपो रेट से तो कम नहीं होता, लेकिन रेपो रेट से कम होता है, सस्ता करके दिया था। और ये 1 दिन से अधिक, आमतौर पे 14 दिन तक के लिए दिया था, कि ताकि बैंकों के पास और पैसा आ जाए, और बैंक के पैसे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक जो मार्केट होती है उसमें सप्लाई हो जाता है धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो कई बार होता है ना, आरबीआई तरलता को बढ़ाना चाहता है, लेकिन रेपो रेट पे जो है कि जो सस्ता करके देना चाहता है, लेकिन बैंक लेने के लिए इच्छुक नहीं है। वो बोलते हैं यार कि हमारे पास वैसे ही बहुत सारा पैसा पड़ा है करोड़ों के रूप में, कोई वैसे ही हमसे लोन नहीं ले रहा, ऊपर से हम आरबीआई से और पैसा लेके अपने पास इकट्ठा कर ले, तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। इसीलिए सामान्यतः जो है कि लोग क्या करते हैं, आरबीआई से लोन नहीं लेते हैं बैंक, क्योंकि अर्थव्यवस्था में पहले से ही ब्याज दरें क्या होती है, कम होती है। लेकिन फिर भी आरबीआई को चाहिए कि भाई पैसा कहीं ना कहीं मार्केट में पहुंचना चाहिए, तो इनका प्रयोग करता है। तो इससे क्या समझ में आया कि ये जो होती है एक अल्पकाल की अवधि के लिए लिक्विडिटी की तरलता को आपूर्ति करने का एक माध्यम हो सकता है, बस और कुछ नहीं है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो 2-3 बातें याद रख लो कि भाई ये 14 दिन के लिए सामान्यतः दिया जाता है, रेपो रेट से कम होता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, जिसको हम लोग प्रायोरिटीज सेक्टर लैंडिंग भी कह देते हैं। देखिए आरबीआई ने क्या कहा है कि पीएसएल यानी प्रायोरिटीज सेक्टर लैंडिंग संबंधी एक दिशा निर्देश संशोधन किया गया है। होता क्या है पीएसएल? पीएसएल सामान्यतः उन्हें कहा जाता है जो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और तो और वंचित और जो सामाजिक वर्ग होता है उनके योगदान के लिए जरूरी होता है, यानी उनके कल्याण के लिए इस वर्ग को कहा जाता है। तो इसमें जो दिशा निर्देश संशोधित किए गए हैं वो क्या किए गए हैं? सामान्यतः इनका उद्देश्य रहेगा कि उन जिलों में लघु ऋणों, यानी जहां पे कम जो राशि वाले ऋण को बढ़ावा दिया जाता है, जहां पे आर्थिक स्थिति कमजोर होती है या लोगों को औसतन कम ऋण मिलता है, अर्थात कई सारे ऐसे जिले होते हैं जहां पे या तो बैंक शाखाएं पहले से उपलब्ध नहीं होती है, और ऐसी स्थिति में वहां के लोगों को क्या होता है, बहुत कम पैसा मिल पाता है लोन के चक्कर में। यानी वो चाहते भी हैं कि अगर हमें लोन लेना हो किसी काम के लिए, लेकिन वहां पे कोई बैंक संस्था नहीं होती है, या अगर होती भी है तो उस बैंक के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो सारे लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। तो इसीलिए इसको जो है कि दिशा निर्देशों को चेंज किया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि जो संशोधित करके, कि एक होता है इंसेंटिव फ्रेमवर्क और एक होता है डिस इंसेंटिव फ्रेमवर्क। इसमें आरबीआई ने कुछ चीजों को मानक में तय किया गया है। क्या कहा है कि जो ऐसे जिले हैं जहां पे कम ऋण प्राप्त होता है, उन्हें 2025 से शुरू किया गया इंसेंटिव फ्रेमवर्क वहां पे स्थापना की जाएगी, जिसमें जो भारांश होगा वो लगभग 125% का दिया जाएगा ऋण हेतु बैंकों को दिया जाएगा। और डिस इंसेंटिव का मतलब क्या हो गया कि जहां पे अधिक ऋण प्राप्त करने वाले जिले हैं, जो औसतन लगभग जो है कि 42,000 रुपए से अधिक एक एक व्यक्ति को लोन मिल सकता है इजीली, वहां का जो भारांश है उसे घटा दिया गया है। कितना कर दिया गया? 90%। और ऐसे जिले जहां पे बहुत कम या बहुत अधिक ऋण मात्रा से अलग हटके जो कॉमन जिले होते हैं, उन सभी जगह पे 100% का जो मौजूदा स्तर है वो अभी भी जारी रखा गया है। तो ये संशोधन करके फोकस जो किया गया वो उन जिलों पे किया जा रहा है जहां पे ऋण की मात्रा बहुत कम मिल पाती है। यानी एक व्यक्ति का औसतन देखा जाए तो केवल 9,000 रुपए वो ऋण ले पाता है। अब 9,000 रुपए में न तो वो कोई स्टार्टअप शुरू कर सकता है, न कोई छोटी सी इंडस्ट्री शुरू कर सकता है, न ही कोई वो अपना कोई छोटा मोटा दुकान का बिजनेस भी शुरू कर पाए, कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे क्षेत्रों में ऋण को बढ़ावा देने के लिए पीएसएल में क्या किया गया? चेंज किए गए हैं इसके डायरेक्शंस को। अब बात आती है कि अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ध्यान रखना दोस्तों, कि ये जो एमएसएमई सेक्टर होता है ना, इसको भी प्राइमरी सेक्टर या प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कहा जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अर्थात कहीं ना कहीं हम एमएसएमई सेक्टर को भी क्या करेंगे, ऐसे क्षेत्रों के जहां पे ऋण की मात्रा बहुत कम होती है उसको भी योगदान मिल सकेगा। अब यहां पर बात करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होते क्या है। देखिए सरकार और आरबीआई ने देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्तर के रूप में इन्हें माना है, जो मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्ग या पिछड़े वर्गों तक जो ऋण की उपलब्धता नहीं हो पाती है उसको सुनिश्चित करने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को शुरू किया गया। इसके लिए 2 कमेटियां थी जिन्होंने इसके बारे में सिफारिश की थी, जिसका नाम है गॉडगिल समिति 1969 की और दूसरी घोष समिति 1982 की। इन दोनों समितियों ने कहा था कि हमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में फोकस करना चाहिए, क्योंकि इनमें वो लोग आते हैं जो कमजोर वर्ग होते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, जहां पे जो ऋण की उपलब्धता है वो बहुत ही कम हो पाती है। इसी तरीके से एक पीएसएल सी फॉर हो गया यहाँ पे सर्टिफिकेट, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का एक सर्टिफिकेट भी शुरू किया गया है बैंकों को जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, और ऐसा सर्टिफिकेट वाले बैंकों ने आरबीआई द्वारा निर्धारित पीएसएल के लक्ष्य को पूरा कर लिया होता है, उन्हें दिया जाता है। मान लेते हैं कि आरबीआई ने कहा कि आपके पास 100% या 100 रुपए जो है कि आपके पास लोन देने के लिए है, लेकिन जिसमें से आपको क्या करना है कि 60 रुपए आपको जो लोन देना है वो प्रायोरिटी सेक्टर में देना ही देना है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ लोन
लोन हो गया, या फिर एमएसएमई हो गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे छोटे छोटे उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, तो ऐसे क्षेत्रों में आपको 60 रुपए कम से कम देना ही देना है। तो कुछ बैंक होते हैं जो इस टारगेट को पूरा कर लेते हैं, यानी कि किसानों को भी आराम से लोन मिल जाता है, एमएसएमई सेक्टर को मिलता है, महिलाओं को मिलता है, एजुकेशन लोन मिलता है। तो यहां पर क्या होता है कि आरबीआई ऐसे बैंकों को पीएसएल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देती है। तो ये क्या होता है, ये उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि भाई हम आरबीआई के लक्ष्यों को पूरा करने के साथ साथ जो वंचित वर्ग हैं, जिनको सच में पैसों की जरूरत है, उनका हम सहायता भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं जो इन छोटे छोटे जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होते हैं, इनको प्रॉपर 60 रुपए न देके 30, 35, 40 रुपए तक ही दे पाए। बाकी उन्होंने पैसा क्या किया, इंडस्ट्री को दे दिया, बड़े बड़े मालिकों को दे दिया, अडानी अंबानी जैसे लोगों को बांट दिया। एक एग्जांपल बता रहा हूं 100 रुपए को लेके। तो यहां पे अभी वो अपने लक्ष्य से 20 रुपए दूर है। 40 रुपए तो उन्होंने दे दिया प्रायोरिटी सेक्टर में, लेकिन 20 रुपए का भी नहीं दे पाए। वो क्या किया, उन्होंने इंडस्ट्री को उठा के दे दिया। तो ऐसे में वो क्या करेंगे, उन बैंकों से इस प्रमाण पत्र को खरीद सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के रूप में, जिन्होंने इन लक्ष्यों को पहले ही प्राप्त कर लिया था। क्योंकि भाई अगर कोई बैंक सामाजिक कल्याण के लिए लक्ष्य प्राप्त कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसने अपने प्रॉफिट को घाटे में रखा, और जो बैंक इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया, तो उसने क्या किया, प्रॉफिट को बढ़ाया अपना। तो भाई उनका जो है कि मार्जिन बराबर करने के लिए ही इंस्ट्रूमेंट के लिए ये खरीद करने के लिए भी रखा गया है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं पीएसएल के अंतर्गत क्या क्या हो सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर होता है, एमएसएमई आएगा, निर्यात संबंधी ऋण, एजुकेशन, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, अन्य में क्या होगा, लघु और सीमांत किसान, स्वयं सहायता समूह, एससी एसटी ग्रुप्स और दिव्यांगजन। तो ये वो सेक्टर है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जिनको लोन की बहुत आवश्यकता होती है, ऋण की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन सामान्यतः यहाँ पे बैंकों की जो संरचना होती है, बैंकों की जो स्थापना होती है, क्षेत्र की जो लोकेशन होती है, इस वजहों से इन क्षेत्रों को प्रॉपर जो ऋण की मात्रा होती है वो नहीं मिल पाती। इसलिए जब आप जीएस पेपर में लिखने की कोशिश करते हो, मेंस आंसर राइटिंग में, तो कई जगह आप इन चीजों को मेंशन करते हो कि वित्त पोषण का अभाव, यानी कि फंडिंग की अभाव देखने को मिलता है, ऋणों का अभाव देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ये वो सेक्टर है जिसको ऋण की आवश्यकता तो है, परंतु इनको प्रॉपर तरीके से ऋण नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब चीजें यहां से सॉल्व हो पाएंगी। अब आगे चलते हैं हम लोग, एक मुंबई इंटरबैंक आउट रेट, जो आउटराइट रेट है। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि ये क्या होता है, एक तरीके से मीबोर के नाम से एक बेंचमार्क होता है। बेंचमार्क क्या होता है, जब हम किसी चीज को, बैंक को लोन देते हैं, कोई पैसे का एक्सचेंज करते हैं, तो एक बेंचमार्क तय किया जाता है, जिसमें अगर आप देखोगे मुंबई इंटरबैंक आउटरीच रेट, इसका क्या मतलब है समझते हैं। देखिए, ये एक तरीके का मुद्रा बाजार बेंचमार्क अपनाने का प्रस्ताव रखा था आरबीआई ने। मुद्रा बाजार क्या होता है, जहां पे आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी होता है, जो सामान्यतः क्या करता है, अधिसूचित बैंक या कमर्शियल बैंक को जो है कि सारी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, और बैंकिंग रेगुलेशन 1949 का प्रयोग करता है, जहां से आपको डायरेक्टली करेंसी वगैरह मिलती है। दूसरी बाजार क्या होती है, जिसको हम लोग कहते हैं सामान्यतः कैपिटल, क्या कहते हैं, कैपिटल मार्केट होती है, जहां पे स्टॉक का लेन देन होता है, जैसे कि आपके शेयर मार्केट हो गए, सिक्योरिटीज हो गई, इन सब के बारे में होता है। तो सामान्यतः समझ पा रहे हो आप थोड़ी थोड़ी बातों को, कि ये किसके बारे में बात हो रही है, मुद्रा बाजार के बारे में, जहां पे करेंसी के बारे में बात होती है, जहां पे आपको पैसे का लेन देन किया जाता है, जिसमें संगठित मुद्रा बाजार हो गया, असंगठित मुद्रा बाजार हो गया, जिसमें बैंक हो गया, रेगुलेशन हो गया, नियम हो गए, इन सभी चीजों को। अब मिबोर क्या होता है दोस्तों, देखिए यहां पर ब्याज दर बेंचमार्क है, जिसमें कोई भी बैंक भारतीय इंटरबैंक बाजार में किसी अन्य बैंक से बिना जमानत के, यानी बिना कोलेटरल के ही धन उधार ले सकता है। लेकिन कितने ब्याज पर लेगा, कितने टैक्स पर लेगा, मतलब कि जो ब्याज रेट होती है, इंटरेस्ट रेट होती है, कितने पर लेगा, ये एक बेंचमार्क कहलाता है। इसकी गणना कौन करता है, एफबीआईएल करता है, जो कि प्रतिदिन के तौर पे करता है, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। क्लियर है बात। अब आगे यहां पे देखते हैं कि आरबीआई ने ऐसा इसलिए कहा कि लिबोर पर इसकी निर्भरता को समाप्त किया जाए। लिबोर क्या होता है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ये आपका एक वैश्विक तरीके का एक मंच है, जहां पर क्या किया जाता है कि बेंचमार्क तय किया जाता है ब्याज रेट के लिए वैश्विक स्तर पे। लेकिन भारत सरकार के पास कई सारे और ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे कि आप देखोगे मिबोर हो गया, और आपका भी अमेरिका का आएगा, तो अलग अलग जो है कि है। इसीलिए आरबीआई चाहता था कि इसमें भी परिवर्तन किया जाए, और आरबीआई ने कहा कि जितने भी बैंक हैं, या फिर आरबीआई के द्वारा जो रेगुलेट होने वाली अन्य संस्थाएं हैं, उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की कि भैया लिबोर से पूर्णतः आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है, कि आप इससे बाहर निकल जाइए। सामान्यतः वैश्विक स्तर पे देखोगे, जो वर्ल्ड बैंक होते हैं, आईएमएफ होते हैं, ये जितने भी बैंक होते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय जो इंटर बैंक बाजार होते हैं, एक दूसरे को जो ऋण देते हैं ना, वो सामान्यतः इसी लिबोर का ही प्रयोग करते हैं। और ये
अल्पकालिक अवधि के लिए दिया जाता है एक तरीके से, या इसको हम कॉल मनी मार्केट भी कह सकते हैं। कॉल मनी मार्केट का मतलब क्या होता है कि फोन करके जैसे हम किसी दोस्त से पैसा मंगा लेते हैं कि यार मैं तेरे को फोन कर रहा हूं, मुझे पैसा दे दो, 2000, 1000, 10,000, मैं आपको शाम तक दे दूंगा या कल तक दे दूंगा, 2-4 दिन में दे दूंगा। तो इसी को कॉल मनी मार्केट भी कह दिया जाता है, जो कि सामान्यतः अल्पकालिक जरूरतों को ध्यान में रख के दिया जाता है। ठीक है। अब लिबोर के विकल्प क्या है? तो भारत ने भी क्या सोचा कि हम SOFR यानी कि सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंस रेट को प्रयोग कर सकते हैं, जो यूएस का है, या फिर मिफोर को यूज कर सकते हैं, मुंबई मॉडिफाइड इंटरबैंक फॉरवर्ड ओवरनाइट रेट कह सकते हैं। ओवरनाइट जो वर्ड आ रहा है ना, इसी से आप समझ सकते हो कि ये एक रात के लिए या एक दिन मतलब 24 घंटे के लिए दिया जा सकता है। संघाई इंटरबैंक ऑफर रेट हो गया, टोक्यो इंटरबैंक ऑफर रेट हो गया, तो अलग अलग कई सारे ऑफर रेट होते हैं। हालांकि मिबोर को जो गणना की जाती है, मिबोर की प्रतिदिन के आधार पर वो गणना करता है एफबीआईएल। एफबीआईएल का जो गठन था वो 2014 में किया गया, कंपनी एक्ट 2013 के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया, जिसका उद्देश्य है कि भारत में मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा समेत बेंचमार्क विकसित किया जाए और उस पर नजर रखा जाए। तो इसीलिए आरबीआई क्या करता है? एफबीआईएल को रेगुलेट करता है। तो यहां पे ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है तो हम लोग चलते हैं आगे। जो आरबीआई ने सरप्लस का ट्रांसफर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 के सरकार को, कौन सी सरकार? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को 2.11 यानी कि 2.11 लाख करोड़ रुपए के अधिशेष अंतरण यानी सरप्लस ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है। और अब तक का ये सबसे अधिक सरप्लस ट्रांसफर है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये किस तरीके का पैसा हो गया, क्योंकि अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा, मतलब जुलाई के आसपास, जुलाई 2024 के आसपास, कि कई बार जो है कि डिस्प्यूट जो न्यूज आ रही थी कि आरबीआई से सरकार ने अपना पैसा निकाल लिया है, क्या सरकार के पास इतनी कमी आ गई है पैसे की? तो ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि आरबीआई के पास जो सरप्लस वैल्यू थी, उसको लगा कि यार जितना मेरा खर्चा है आरबीआई का, जितनी इनकम है, जितना व्यय है, उनमें अगर हम हटा दिया जाए व्यय को, तो जो बचता है वो सरप्लस हो जाता है। तो अपनी जरूरतों के बाद जो भी पैसा बच रहा है वो मैं अपने पास क्यों रखूंगा, उठा के सरकार को दे दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसा सरकार का ही है। तो केंद्र सरकार को दिया जाता है, ये भी ध्यान रखने की बात होती है। अब अधिशेष क्या होता है कि खर्च से ज्यादा जब आपकी इनकम होने लगे तो आप उसे सरप्लस कह सकते हो। जैसे कुल खर्च जो आरबीआई का है, उसे ब्याज से प्राप्त कुल आय का जो केवल है 1/7वां हिस्सा है, यानी उसका जो खर्च है केवल 1 रुपए का है, जबकि इनकम उसकी 7 रुपए की हो रही है। तो वो 6 रुपए जो अधिशेष के रूप में वो क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि भैया आरबीआई का कौन सा इनकम हो सकता है? तो देखो, रुपए में जारी जो प्रतिभूतियां होती हैं उन पे जो होल्डिंग्स पर ब्याज मिलता है उसको, या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो गई, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जैसी गतिविधियों से जो ब्याज अर्जित होता है उस पे बात कर सकते हैं, या फिर विदेशी स्रोतों से जो अर्जित ब्याज होते हैं। ठीक है, ये सभी तरीके के जो ब्याज उसे मिलते हैं ना, वही उसका क्या होता है? एक तरीके से इनकम हो जाता है, आय हो जाता है। चलो, ये तो दोस्तों आपने समझ लिया कि आरबीआई का जो भी इनकम आ रही है मैक्सिमम जगह वो ब्याज पे ही आधारित है। लेकिन खर्च क्या हो सकता है आरबीआई का? जैसे अगर आप देखोगे, मुख्य रूप से नोटों की छपाई करना, एजेंसी शुल्क हो गया, कर्मचारियों पर जो खर्च होते हैं, या फिर परिसंपत्ति विकास निधि स्टैब्लिश करना, कंसिस्टेंसी जो होती है आपकी, कॉन्टीजेंसी फंड होते हैं, इनको जो है कि तैयार करना, तो इन सब में भी कहीं ना कहीं आरबीआई का व्यय होता है। हालांकि ज्यादा व्यय नहीं होता है, इसीलिए उसके पास मैक्सिमम सरप्लस बच जाता है। अच्छा, सरप्लस ट्रांसफर करने का भी जो है कि आरबीआई एक्ट 1934 में ही प्रोविजन दिया हुआ है कि आरबीआई द्वारा अपने परिचालन से जो भी अर्जित इनकम होगी उसका लाभ क्या किया जाएगा? केंद्र को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ये जब बनाया गया था नॉर्म्स, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट कोई थी नहीं, अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो अपने पास प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट को एकत्रित करने के लिए इस तरीके का उन्होंने नियम रखा था कि प्रांतीय सरकारों को नहीं बल्कि केंद्रीय सरकार यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सारा प्रॉफिट दिया जाएगा। तो उसी चीज को कंटिन्यू कर दिया गया है और अब भारत सरकार को दिया जाता है। हालांकि इसके लिए एक मालेगाम समिति भी स्टैब्लिश की गई थी 2013 में, जिसकी सिफारिश के बाद सरकार को ट्रांसफर के लिए अब सरप्लस में लगातार बढ़ोतरी भी होती जा रही है। तो ये पूरा टॉपिक था जो सरप्लस से रिलेटेड था। आगे देखते हैं अर्थोपाय वगैरह, ये कुछ इसका सब टॉपिक था, कुछ खास नहीं था, आप पढ़ सकते हो चाहे तो, पीडीएफ में पोस्ट कर दूंगा। तो अब चलते हैं आरबीआई से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम। तो आज हमारा ये फर्स्ट डे है क्लास का, जो कि
बहुत सारे जो न्यू एस्पिरेंट होंगे उनको चीज़ों को समझने में थोड़ा आसानी होगा, कि हो सकता है उनको बेहतर लगेगी वीडियो, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब भी कर लेना। और जो पुराने एस्पिरेंट हैं हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पहले से विजन की क्लास मेरे साथ की है, चाहे वो 2023 का किया हो 24 का किया हो, तो नो डाउट उनको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी क्लास, क्योंकि जो मेरे पढ़ाने का तरीका है कि कैसे करके आपको जो टर्म्स यूज की जाती है, जो टॉपिक यूज किया जाता है, जिसमें इंटरलिंकिंग की बहुत जरूरत होती है, कि टॉपिक कितना भी बड़ा हो, उनकी जो मुख्य बातें हैं, जो मुख्य विशेषताएं हैं, उनको जोड़ते हुए, समझते हुए, आसानी से समझ लेने में वो जरूर बिलीव रखते होंगे, और नो डाउट वो अपना प्यार हमेशा देते रहेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, कि हमारा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है, जिसे हम लोग सीडी रेशियो भी कहते हैं, ऋण जमा अनुपात। सिंपल सी बात समझना कि जितना भी ग्राहक के द्वारा बैंक में पैसा जमा किया जा रहा है और बैंकों के द्वारा जो भी पैसा ऋण के रूप में दिया जा रहा है, इनके बीच में जो रेशियो होता है उसी को हम ऋण जमा अनुपात कहते हैं। समझते हैं यहाँ पे कि आरबीआई ने क्या किया है कि जो उच्च ऋण जमा अनुपात है, इस पे चिंता व्यक्त करते हुए इसे कम करने की सलाह दी है। अर्थात क्या समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बैंकों के द्वारा ऋण अधिक दिया जा रहा होगा और लोगों के द्वारा पैसा कम जमा किया जा रहा होगा, इसी वजह से बैंकों को यह सलाह दी गई है आरबीआई के द्वारा, और ये एक चिंता का विषय भी है। तो ऋण जमा अनुपात की अगर हम बात करें तो होता क्या है मेरे दोस्त, देखिए किसी बैंक के द्वारा अपनी कुल जमा राशि के सापेक्ष दिए गए ऋणों के प्रतिशत को दर्शाता है। मान लेते हैं कि एक बैंक है जिसका नाम हम ले लेते हैं एसबीआई, ठीक है। एसबीआई के पास एक महीने में कुल मान के चलिए कि 4 करोड़ रुपए जमा हुए, यानी कस्टमर ने जमा किए अलग अलग, किसी ने 1 लाख, किसी ने 50,000, किसी ने 10 रुपए, किसी ने करोड़ों रुपए जमा किए। लेकिन एसबीआई ने क्या किया, 4 करोड़ की जगह 7 करोड़ रुपए जो है कि लोन दे रखा है। इट मींस कि लगभग कितने प्रतिशत अधिक दे रखा है, लगभग जो है कि 66% से अधिक उसने क्या किया है, लोन दे रखा है। और वो लोन जो कि धीरे धीरे उसको चुकाया जाएगा, ठीक है। पब्लिक क्या करेगी, उसे धीरे धीरे चुकाएगी, अर्थात रिटर्न करेगी। तो ये कहीं ना कहीं जोखिम बढ़ाता चला जा रहा है, और इसी जोखिम को कम करने के लिए इस पे चिंता व्यक्त करते हुए आरबीआई ने गाइडलाइन दी है एक तरीके से, कि जमा जो धनराशि है और जो वितरित ऋण है उसका अनुपात ही आपका ये कहलाता है ऋण जमा अनुपात। भाई जितना कस्टमर जमा कर रहा है रुपए और जितना आप ऋण दे रहे हो, इनके बीच में जो रेशियो बन रहा है, इसी को कहा जाता है उच्च ऋण जमा अनुपात। जो होता है ये संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा ऋण देने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी बैंकों के पास जो संसाधन है पैसे के रूप में, रुपए के रूप में, उसे क्या कर रहा है बैंक, मैक्सिमम ऋण के रूप में दे रहा है। और इससे क्या हो रहा है, एक बेनिफिट तो हमें दिख रहा है कि भैया आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, क्योंकि जितना अधिक आप लोन दोगे, जितने अधिक व्यवसायियों को लोन मिलेगा, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देंगे। नो डाउट प्रोडक्शन वगैरह बढ़ेगा, लेकिन उससे एक रिस्क भी तो बढ़ रहा है। जितना अधिक आप लोन बांट रहे हो तो कहीं ना कहीं पूंजी पर भी तो जोखिम बढ़ेगा, यानी एनपीए की वृद्धि हो सकती है कि नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने 100 लोगों को लोन दिया और वो 100 लोग जो है कि अपने समय से सारा लोन रिटर्न कर दें। कुछ लोग तो रिटर्न करने के लिए सक्षम हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का बहाना चलेगा, या कुछ लोगों को प्राकृतिक आपदाओं की मार लगेगी, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस में कोलैप्स कर जाएंगे, खेती में कोलैप्स कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो रिटर्न नहीं कर पाएंगे, और 90 डेज के ऊपर अगर कोई चीज मूलधन या ब्याज रिटर्न नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एनपीए की श्रेणी में चला जाएगा। एनपीए का टॉपिक भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हम लोग कल की क्लास में पढ़ लेंगे। वहां पे मैं आपको एनपीए के बारे में डिटेल से डिस्कस कर दूंगा कि कैसे 90 दिन के बाद होता है, फिर 1 साल के बाद होता है, फिर 2 साल के बाद होता है, लॉस एसेट किसे कहते हैं, डाउटफुल एसेट किसे कहते हैं, ये सब चीज मैं डिस्कस कर दूंगा एनपीए के टॉपिक में। यहां अभी आप समझ गए इन चीजों को। अब इसका मुख्य कारण क्या है, क्यों जो है कि ऋण तो अधिक दिया जा रहा है लेकिन जमा बहुत कम हो रहा है, पब्लिक क्यों जो है कि बैंक में पैसा नहीं रखना चाह रही है और ऋण क्यों ले रही है, ये भी देखिए। देखिए सबसे पहली चीज है कि जो ऋण वितरण में जो उच्च वृद्धि हो रही है, उसका एक इंपॉर्टेंट चीज है कि खुदरा ऋण बहुत जारी हो रहा है, खुदरा ऋण में बहुत वृद्धि हो रही है। खुदरा ऋण का मतलब होता है कि रिटेल रूप में छोटे छोटे फॉर्म्स में 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, इस तरीके से क्यों ले रहे हैं लोग। जैसे किसी को वाहन खरीदना है, 4 व्हीलर खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, तो उसने 2-3 लाख का लोन ले लिया, या किसी को अपना घर वगैरह कोई भी पर्सनल यूज है तो पर्सनल लोन ले लिया। और साथ ही साथ जो व्यवसाय हैं, एमएसएमई हैं, इन क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋणों में भी वृद्धि की जा रही है, क्योंकि अभी हमने एक ऊपर टॉपिक पढ़ा पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसके लिए बहुत जरूरी है कि एमएसएमई और जो व्यवसाय के सेक्टर हैं इनको लोन प्रोवाइड किया जाए। तो ये चीजें हो गई। फिर इसमें अगर हम देखते हैं कि बैंकों में नगद जमा में धीमी वृद्धि भी हो रही है, क्योंकि अब मैक्सिमम लोग क्या हो रहा है ना कि बैंकों में बचतकर्ता की बजाय क्या हो रहा है, निवेशक बन रहे हैं। आप देखो ना आज ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, लिस्टिंग, इन पे कितना जो है कि फोकस कर रहा है हर एक यूथ। मतलब आज का तो यूथ दोस्तों इतना हो गया है कि
उसके पास अगर 10 रुपए बच रहा है तो बैंक में नहीं जमा कर रहा, जो कि एक सेफेस्ट प्लेस है, बल्कि वो क्या कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है उससे, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा है, डे वन ट्रेडिंग कर रहा है, इंट्रा ट्रेडिंग, इंटर ट्रेडिंग, अलग अलग प्रकार के ट्रेडिंग के ऑप्शंस हैं। साथ ही साथ उसमें बहुत सारे जो एप्लीकेशन के प्रमोशन किए जाते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो इस तरीके से बैंकों में पैसा जमा करने की प्रवृत्ति कम हो रही है और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की प्रवृत्ति ज्यादा हो रही है। और साथ ही साथ बैंकों में पैसा निकालने की भी प्रवृत्ति हो रही है, क्योंकि हमें खर्च करने के लिए तो पैसा चाहिए, चाहे हम फोन पे से खर्च करें, गूगल पे से करें, पेटीएम से करें, एटीएम से करें, क्रेडिट कार्ड से करें, किसी भी तरीके से अगर हम उपभोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बैंक के अकाउंट से पैसा क्या हो रहा है, डेबिट होता जा रहा है। लेकिन क्रेडिट हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो पैसा हम बचा रहे हैं उसे हम शेयर मार्केट में लगा दे रहे हैं। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से धीमी वृद्धि हो रही है उसमें। अब इसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा? प्रभाव मिलेगा भैया कि प्रतिभूतियों में निवेश, ऋण वितरण पर ब्याज प्राप्ति जैसे बैंकों की आय क्या होगी, कम हो जाएगी। इस पे जो है कि रिटर्न ही नहीं मिलेगा। ऋण वितरण के लिए जब पैसा रहेगा तब तो दोगे ना, वो भी नहीं रहेगा। साथ ही साथ पर्याप्त अगर नकदी नहीं होगी बैंकों में तो ग्राहकों को भुगतान करने के दायित्व को पूरा नहीं कर सकते। मान लीजिए कि मेरा पैसा जो है कि 100 लाख रुपए है, और चलो 10 लाख रुपए देता हूं, 100 लाख तो बहुत हो गया, 10 लाख रुपए मैंने जो है कि बैंक में जमा कर रखा है, लेकिन मैं बैंक से पर डे जो है कि 1-1 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि 11 दिन में, 12 दिन में जो है कि 10 लाख रुपए खर्च हो गए। अब हो क्या रहा है कि मेरे पास पैसा तो और है, लेकिन अकाउंट में तो दिखा रहा है, परंतु बैंकों के पास पैसा नहीं है कि अब वो मुझे पैसा दे पाए जिसकी वजह से मैं एटीएम से कोई ट्रांजैक्शन कर सकूं या ऑनलाइन यूपीआई से कोई पेमेंट कर सकूं। क्यों? क्योंकि बैंकों के पास जमा ही नहीं हो रहा पैसा, सारा पैसा तो स्टॉक मार्केट में जा रहा है, शेयर मार्केट में जा रहा है, कैपिटल मार्केट में जा रहा है। तो कहां से लोगों के पास पैसा आएगा और बैंकों के पास कहां से पैसा आएगा? तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि नकदी या भुगतान करने की दायित्व वंचित रह सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। समझ में आ गया दोस्तों? एक आपको बस डाटा याद रखना है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है कि जारी की गई है आरबीआई के द्वारा, जिसने मार्च 2023 के 60.1% से कहा है कि मार्च 2024 में 64.2% ये स्कोर हो गया है। सामान्यतः जो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब था वित्तीय समावेशन, कि सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, आरबीआई के द्वारा कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे वंचित लोगों का बैंकों से जुड़ाव बढ़ रहा है। जैसे बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक, पेंशन क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों को शामिल करके इस सूचकांक को तैयार किया था। अगर इसकी वैल्यू 0 या 0 के आसपास देखने को मिलती है, इसका मतलब है एक्सक्लूजन, यानी कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बैंकों से नहीं जुड़े हैं। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 100 के पास है तो इट मींस कि क्या हो गया, फुली तरीके से क्या हो गया, समावेशन हो चुका है। और ये प्रतिवर्ष जुलाई में प्रकाशित होती है, बस इतनी जानकारी रखनी है। अब रिजर्व बैंक के द्वारा या आरबीआई के द्वारा एक एकीकृत लोकपाल योजना को शुरू किया गया, जिसको हम आईओएस कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। क्या कह सकते हैं? इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। ये सामान्यतः एक रिपोर्ट है एक तरीके से, जो आरबीआई ने क्या किया, लोकपाल योजना पे वार्षिक रिपोर्ट एक जारी की 2022-23 के नाम से। और इसमें जो 2021 के तहत जो रिजर्व बैंक के द्वारा पहली विशिष्ट यानी स्टैंड अलोन रिपोर्ट एक जारी की गई है, पहली बार ऐसा हुआ है, जिसमें क्या किया गया है कि आरबीआई ने वैकल्पिक शिकायत निवारण एक फ्रेमवर्क के तहत 2021 में इसको आरंभ किया। और शिकायत कौन करेगा? आम पब्लिक करेगी। बहुत बार होता है कि हम बैंकों में जाते हैं तो हमें बेहतर फैसिलिटी नहीं मिलती, बेहतर सुविधा नहीं मिलती, लंच का ही पूरा दिन भर टाइम चल रहा होता है, नेटवर्क इशू होता है, सर्वर इशू होते हैं, मैनेजर मिलते नहीं है टाइम पे, लोन की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं। फिर ऊपर से जो बैंक के एम्प्लॉय होते हैं वो दिन भर की जो चिड़चिड़ जो इरिटेटिंग होते हैं वो कस्टमर पे निकालना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से संबंध खराब होते हैं। तो कस्टमर जो शिकायत करना चाहता है उसके लिए यहां पर एक वैकल्पिक शिकायत निवारण का पोर्टल खोला गया, जिसको हम लोग एकीकृत लोकपाल योजना कह सकते हैं। यहां पे क्या है कि ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र और लागत प्रभावी तरीके से समाधान किया जाता है। तो इसके लिए ओपन किया गया। अब इसमें क्या है कि भैया इसका जो प्रयोग किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा, तो गठन किया गया बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, आरबीआई एक्ट 1934 और भुगतान निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का प्रयोग करते हुए इसको गठित किया गया है, जिसमें ग्राहकों को जो शिकायतों का निःशुल्क समाधान भी प्रदान किया जाएगा। कौन कौन सी संस्थाओं को ये लोग कवर करेंगे जहां पे ऑम्बुड्समैन शिकायत सुन सकेगा? जैसे जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, क्षेत्रीय बैंक हैं, अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक हैं, इन सभी में अगर एज अ कस्टमर अगर आप कंप्लेन करते हो तो आपकी कार्रवाई की जाएगी, मतलब आपकी जो शिकायत है उस पर सुनवाई की जाएगी। या फिर जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जिनको हम लोग एनबीएफसी, हालांकि इस पे भी मैं कल डिस्कस कर दूंगा आपको एनबीएफसी के ऊपर, क्योंकि वो टॉपिक भी आगे आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पर भी मैं डिस्कस कर दूंगा। तो एनबीएफसी हो गई,
ठीक है। साथ ही साथ भुगतान प्रणाली, पेमेंट सिस्टम। अब पेमेंट सिस्टम में क्या, जितने भी यूपीआई वाले पेमेंट सिस्टम है, चाहे वो फोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, रोजर पे हो, कोई भी अलग अलग तरीके। और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां जो आपके क्रेडिट कार्ड से संबंधित है, अगर इनके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इश्यूज आ रही है, तो आप बैंकिंग अधिनियम जो था, लोकपाल अधिनियम जो था, उसके तहत आप क्लेम कर सकते हैं। हालांकि लोकपाल की जो नियुक्ति होगी, यहां पर ये आपका प्रशासनिक लोकपाल की बात नहीं हो रही, जहां पे भ्रष्टाचार, ब्यूरोक्रेसी, लाल फीताशाही की आप शिकायत करते हो, भारत सरकार के तहत जो 2013 के अधिनियम के तहत गठित हुआ 2019 में, और अब 2024 में नए आ चुके हैं। तो यहां पे उस लोकपाल अधिनियम की बात नहीं हो रही, यहां पे बैंकों के लोकपाल की बात हो रही है। तो इसका गठन आरबीआई के द्वारा करते हैं, जो एक या अधिक अधिकारियों को लोकपाल और उप लोकपाल के रूप में नियुक्त करते हैं, जिनका कार्यकाल क्या है, एक बार में जो भी इनको टेन्योर मिलता है वो 3 वर्ष का होता है। कितना होता है, मैक्सिमम 3 ईयर का इनका कार्यकाल होता है। तो यहां तक आज हम लोगों ने टॉपिक को पढ़ लिया। जो कुछ टॉपिक मैंने बीच में 2-3 छोड़ दिए हैं, वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं थे, आप चाहे तो उसको पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे यूनिवर्सल बैंकिंग, और थोड़ा थोड़ा अब हम क्लास की क्या करेंगे, ड्यूरेशन को भी बढ़ाएंगे और थोड़ा स्पीड को भी बढ़ाएंगे। हालांकि पढ़ाने के तरीके में कोई कटौती नहीं की जाएगी, जैसे आपको चीजों को समझाया जाता है, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया जाता है, एक एक चीज को एक दूसरे से कनेक्ट करके समझाया जाता है, वो चीजें कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी, लगातार चलती रहेंगी। बस आप सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं ये क्लास हमें भी बनाने में इंटरेस्टिंग लगेगी, और आपके लिए कुछ करने का हमें भी मन करेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी और आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।